नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है बहुत अच्छे हो। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज हम मॉडर्न इंडिया का थोड़ा एक नया टॉपिक ले लेते हैं, जिसमें हम अंग्रेज़ों ने जो यहाँ भू राजस्व की व्यवस्था स्थापित की उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ की कृषि व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव किया बच्चों। कृषि उद्योग, उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, व्यापार कृषि उद्योग, जहाँ उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। आप लोगों को पता है, जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन 1765 में द्वैध शासन के बाद उसके बाद यह एक राजनीतिक सत्ता बन गई। उसके और राजनीतिक सत्ता बनने के साथ इसके हाथों में शक्तियों का अधिक संकेंद्रण होता गया बच्चों। और जब किसी एक ही कंपनी के पास इतनी शक्ति और सत्ता आ गई हो तो आप सोचिए कि वो यहाँ के हर सिस्टम में बदलाव करने की आकांक्षा रखेगी, क्योंकि उसकी कृषि व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके व्यापार के लाभ से ही जुड़ी हुई थी। ध्यान रहे बच्चों, कृषि उद्योग हमेशा व्यापारिक लाभ से जुड़े होते हैं, व्यापार से जुड़े होते हैं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने कृषि और उद्योगों में बदलाव किया। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं कृषि में इन्होंने क्या बदलाव किया। तो नवीन कृषि भूधृति पद्धतियाँ या लैंड टेन्योर सिस्टम कह लो या भू राजस्व व्यवस्था कह लो, इन्होंने 3 प्रकार की पद्धतियाँ चलाई। पहली थी स्थायी बंदोबस्त। बच्चों, जो स्थायी बंदोबस्त था उससे पहले यहाँ जो ये जनरली बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। जनरली इसको बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, मतलब कुछ भी नाम है, 3 नाम है, किसी के भी नाम से आ सकता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बंगाल में मुख्यतः स्थापित किया गया, लेकिन तीनों जो बंगाल रेजिडेंसी, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी उसी में आता था। ठीक है, तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। 1790 तक भू राजस्व वसूली की 1 वर्षीय ठेके प्रणाली ही चल रही थी, जो कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। और उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार था, क्योंकि उसमें जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उससे ही ठेका मिलता था 1 साल के लिए, और वो व्यक्ति अपना पैसा निकालने के लिए किसानों से फिर अधिकाधिक वसूली करता था। किसानों का शोषण भी हो रहा था। तो इस व्यवस्था से असंतोषित होकर, गुस्से क्रोध में आके किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। वो अपनी ज़मीनों में आग लगा के ही चले जाते, क्योंकि उनके पास इतनी कृषि करने के बाद भी पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा था। तो जब ये कॉर्नवालिस आया यहाँ, तो उसने सोचा कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कृषि व्यवस्था की जो जो किसानों में असंतोष है वो भी थोड़ा कुछ हद तक कम हो, हमारी आय भी निश्चित हो जाए, और कुछ इस तरीके से कि हमें प्रशासनिक झंझटों से भी मुक्ति मिल जाए। क्योंकि यदि हम हमारे अधिकारी लगाते हैं, जो द्वैध शासन में, ध्यान रखना इसकी कड़ी द्वैध शासन से जुड़ी हुई है बच्चों। द्वैध शासन में जिन्होंने दीवानी और फौजदारी अधिकार ले लिए थे, उसके तहत दीवानी अधिकारों में भू राजस्व की वसूली यही कर रहे थे। तो इनको ये चाहते थे कि हम प्रशासनिक झंझट से मुक्त रहे, बस सीधा लगान आ जाए हमारे हिस्से में। और भारतीय जनता की नज़रों में हम भी नहीं आए कि वही लगान वसूली करने वाले कौन गोरे आ गए। वो खुद आंखों के सामने आना भी नहीं चाहते थे, व्यापार का लगान का पूरा हिस्सा भी रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा यहाँ का जो लंबे समय से चला आ रहा वर्ग कौन सा है जिसकी इस भू राजस्व वसूली में योगदान रहा, तो उनको पता था ये जमींदार है। जमींदारी प्रथाएं पहले से चली आ रही थी। इसी वजह से उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया। तो बच्चों, इसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। यह ब्रिटिश भूभाग के 19% भाग पर लागू की गई। 1790 में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति मिलने पर इसे स्थायी रूप से 1793 में लागू कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो कॉर्नवालिस है उसने सर जॉन शोर, जो उस समय राजस्व विभाग में थे, और जेम्स ग्रांट, ये 2-3 व्यक्ति थे जिसने मिलकर ये व्यवस्था की। इन दोनों ने कॉर्नवालिस की काफ़ी मदद की थी। तो अब ये बताइए सबसे पहले कि स्थायी बंदोबस्त में था क्या। तो सबसे पहले तो ये कि जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया, उन्हीं के साथ लगान का बंदोबस्त किया गया। हालांकि जेम्स ग्रांट इस बात का विरोधी था, वो जमींदारों को स्वामित्व नहीं देना चाहता था।
जमींदारों को लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग स्वयं को रखना था। निश्चित समय पे जमींदार को अपना लगान कंपनी को देना होता था। यदि नहीं देने में वो सक्षम है तो उसकी जमींदारी छीन के किसी दूसरे को दी जाती थी। और इसे सूर्यास्त कानून कहा गया था। बच्चों ध्यान रखना कि एक निश्चित समय तक, उस सूर्यास्त के समय तक, उस दिन तक उसे अपना लगान देना है कंपनी को, नहीं तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। 1790 में कंपनी को जो भूमि कर प्राप्त हुआ वह 2,68,00,000 स्थायी रूप से यहाँ लागू कर दिया गया। और इसके अतिरिक्त यही इसके वो इसमें किसानों को कंपनी की दया पर छोड़ दिया गया। अब जमींदार भूमि को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। यदि कोई किसान तय समय पर लगान चुकाने में समर्थ नहीं है तो उसकी भूमि को वो किसी अन्य को बेच सकता था। ठीक है, अब यहाँ गुण देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हर वर्ष कंपनी को राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देना पड़ रहा था इससे पहले। अब कंपनी को प्रशासनिक झंझटों से मुक्ति मिल गई, उसे सीधा लगान वसूला हुआ आ रहा है उसके खजाने में। कंपनी को एक दृढ़ समर्थक वर्ग भी मिला जमींदार के रूप में। इससे कंपनी शासन को मजबूती मिली जो अनेक विद्रोह के समय में कंपनी का धुरी स्तंभ बन के खड़ा हुआ। जैसे 1857 के विद्रोह में बच्चों ध्यान रखिएगा, यही जमींदार वर्ग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा इनको बचाने में। यहाँ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ जमींदारी व्यवस्था में इन्होंने जमींदारों के साथ लगान का करार किया था, इसलिए ये वर्ग इनका समर्थक बन गया। अब कंपनी के आय सुनिश्चित हो गए जिससे अपनी योजनाओं को कंपनी निर्धारित कर सकती थी। निश्चित धनराशि सरकार को देनी होती थी। अगर जमींदारों को अतिरिक्त आय पर उसका स्वयं का अधिकार था, अतः उनसे अंग्रेज सरकार ये उम्मीद करके चली कि भूखंडों में यदि विकास कर लेते हैं और अतिरिक्त आय ये लोग ले लेंगे तो ये उनके अपने खजाने में रहेगी, क्योंकि हमारे पास तो निश्चित धनराशि का आना तय है। किसान हो सकता है अतिरिक्त उत्पादन करने लग जाए। बंजर भूमि पर भी खेती के प्रयास किए गए जिससे उत्पादन आमदनी में वृद्धि हो सकती थी, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। ना तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और ना ही भूखंडों का विकास हुआ बच्चों। उसका रीजन में देख लेंगे हम जब इसका विश्लेषण मूल्यांकन करेंगे। अब इसके दोषों को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके दोषों में ये है कि कृषक को बना दिया एक भूमिहीन मजदूर, क्योंकि उसकी भूमि का स्वामी अब कौन है? जमींदार। जमींदारों की दया पर उसे छोड़ दिया गया। ये जमींदार कृषकों का शोषण करने लगे और आगे उनसे बेकार कार्य लेने लगे। कंपनी को दीर्घकालीन घाटा हुआ क्योंकि सरकार ने सदा के लिए राजस्व वृद्धि का अपना भाग खो दिया। निश्चित आय होगा, इसमें बढ़ा ही नहीं सकती थी बाद में गवर्नमेंट। इस व्यवस्था ने सुविधा भोगी जमींदार वर्ग का सर्जन किया। अनेक जमींदार शहरों में रहने लग गए और अनुपस्थित भूस्वामी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बने रहे। इन्होंने भूखंडों के विकास में कोई रुचि नहीं ली। बच्चों मैं कह दी ना, वो ऊपर वाला कि भूखंडों में विकास हो सकता है, लेकिन यहाँ ये लोग जाके शहरों में बस गए, अय्याशी करते थे वहाँ। अनुपस्थित भूस्वामी यहाँ बने रहे। अनुपस्थित भूस्वामी का वर्ग मतलब होता है बच्चों कि गांव में इनके एजेंट है, वो वसूली करेंगे। ये जनाब जाके रह रहे हैं शहरों में, वहाँ एक ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि बड़े संपन्न जमींदार हो गए अब ये, जिन्होंने 1-2 साल तक टिक गए और कंपनी के साथ करार में, और यदि समय पर जिन्होंने अपना राजस्व चुका दिया उनके पास खूब धन इकट्ठा हो गया, क्योंकि कंपनी को तो निश्चित ही आय देनी है। और जब इनके पास पैसा आया तो इनका एक अपना अलग से एलाइट वर्ग बन गया। वहाँ पे एलिट वर्ग में आ गए ये लोग, संपन्न वर्ग में। क्यों रहेंगे गांव में, क्यों वहाँ पे वसूली करेंगे? इन्होंने अपने एजेंट गुमास्ते पाल लिए वहाँ। तो एक हैरारकी विकसित हो गई कि छोटा, फिर उससे छोटा एक जमींदार भी अपनी जमींदारी को दूसरे को बेच देता था उसमें पार्टनरशिप में कि तू वसूली करवा ले यहाँ। तो इस तरीके से अनुपस्थित भूस्वामी जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, वो एक व्यवस्था यहाँ स्थापित हुई। भूमि का विकास की तो आप उम्मीद ही छोड़ दो। जो व्यक्ति वहाँ रह ही नहीं रहा वो भूमि के विकास में कहाँ से योगदान देगा? सीधी सी बात है। ठीक है। और जब ये सूर्यास्त कानून के तहत इनकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो उम्मीद ये थी कि जो दूसरा वर्ग है वो भूमि खरीद लेगा, व्यापारी वर्ग, और इससे एक संपन्नता आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जनरली वो अंग्रेज़ों के ही एजेंट होते थे जो उस सूर्यास्त कानून के तहत जो निलंबन हो रहा है उस जमींदारी का, वो ही उसे खरीदते थे। तो इस तरह जो कहते हैं मुद्रा का जो गतिशीलता थी वो आई नहीं समाज में, क्योंकि वो मुद्रा घूम फिर के अंग्रेजों के पास ही चली जाती थी। इस व्यवस्था ने सामाजिक आर्थिक विषमता को बढ़ावा दिया। तो एक तरीके से देखें तो कंपनी के लिए तो ये दीर्घकालिक रूप में घाटे का सौदा हुआ, क्योंकि कंपनी की आय निश्चित हो गई। लेकिन अब कृषि का विस्तार हुआ
समग्र दृष्टिपात करते हैं तो व्यवस्था कंपनी और जमींदारों के लिए लाभदायक थी, लेकिन कृषकों और कृषि पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था से उत्पन्न संपन्न जमींदारों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, अतः व्यवस्था भारत के लिए भी अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुई। बच्चों, इतिहासकार R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने इस व्यवस्था का समर्थन किया। ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है, इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। कल हम दूसरी व्यवस्था पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी। आज स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप अपनी बुक से पढ़िए, जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा आप। आज के लिए इतना ही।